गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के संदर्भ में, और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी तक एग्जाम के लिए, उन सभी की भी हम स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम सर्वप्रथम पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अब देखिए इसका जो विस्तार है, पहले विस्तार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। इसका जो इसका है, यहाँ से यहाँ 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है, ये आपका 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। कितना, यानी 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। ठीक है, जबकि साइज क्यों नहीं कवर हो रहा, देखिए जबकि यहां 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर कितना 81 डिग्री, यानी कि पश्चिमी डिग्री देशांतर में कितना है, 35 डिग्री से लेकर, ये 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और यहां 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है, 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसके उत्तर में कैरिबियन सी, देखिए कैरिबियन सी है, जबकि ईस्ट में क्या है, अटलांटिक सी ओशियन। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, सदर्न सी या अंटार्कटिका सी। दक्षिण में सदर्न सी, और ये वेस्ट में क्या है, पैसिफिक सी, यानी कि पैसिफिक सी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका प्लस कैरिबियाई द्वीप समूह प्लस दक्षिण अमेरिका, ये तीनों मिलकर लैटिन अमेरिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लैटिन अमेरिका। ठीक है, यानी इन तीनों को मिलकर लैटिन अमेरिका बनता है। लेकिन मध्य अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप, ये किसका भाग है आपका, किसका भाग है, ये नॉर्थ अमेरिका। किसका भाग है, ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो आप बता दोगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसका जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है वो कहां से है, 13 से लेके 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, यही तो है। तो जब मैं, आप जानते हो, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 डिग्री पड़ेगा, 0 से 23 के बाद फिर 56 आता है, और इधर लेकिन 13 पहले ही पड़ जाएगा, 23 बाद में आएगा। ठीक है, तो यानी कि मध्य में इसकी क्या होगी, एक इक्वेटर लाइन होगी। क्या होगी, इक्वेटर लाइन। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, और जबकि साउथ में क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। यानी कि इस महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। दूसरी क्या होगी, मकर रेखा। अब भूमध्य रेखा आपकी, देखिए इक्वेटर लाइन आपके 3 देशों से गुजरती है। ये देखिए इक्वेडोर, कोलंबिया, ठीक है, और ब्राजील, 3 देशों से गुजर रही है। ठीक है, ये देखिए पूरी ये सीधी गई है आपकी, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। आपका याद करने का तरीका, ECB याद रख लीजिए, ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ECB। ठीक है, अब देखिए इसकी जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहां से गुजरती है आपकी, इसमें ब्राजील दोनों में ही शामिल है। ब्राजील मकर रेखा में भी शामिल है और इक्वेटर लाइन में भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। अब देखिए ये चिली से और अर्जेंटीना से, ठीक है,
और पराग्वे और ब्राजील। आप याद रख लीजिए, बी चिली, चिली, ब्राजील, ठीक है, अर्जेंटीना, और पी, ए बी सी पी, ए बी सी पी, ठीक है। और याद रखिए दोनों में ब्राजील आता है, बी से ब्राजील है दोनों में, ठीक है। तो ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, सी से चिली और पी से पराग्वे, ठीक है। चारों हो गए, यानी कि जो ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न है आपकी 4 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसमें इस महाद्वीप में कुल मिला के 13 कंट्री है। कितने? 13 कंट्री है, ठीक है। यानी कुल मिला के 13 कंट्री हैं। बोल्विया और पराग्वे, बोल्विया और पराग्वे कैसे? लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक, स्टलॉक, यानी कि इनकी सीमाएं किससे नहीं लगती हैं? समुद्री सीमा से नहीं है, यानी लैंड लॉक है। कैसे? समुद्री सीमा से नहीं लगती है। यानी बोल्विया और पराग्वे देखो आपके इधर, आपके जी किससे घिरा हुआ है? किससे? पेरू से है। और इधर आपका किससे है? इधर देखिए, ये पराग्वे आपका ब्राजील से घिरा हुआ, समुद्री सीमा कोई नहीं बना रहा, जबकि बोल्विया ये देखिए इसके समुद्री सीमा कुछ नहीं बना रहा, देखिए कोई समुद्री सीमा नहीं बना रहा, ठीक है। कुल इसमें 13 कंट्री है। कितनी कंट्री है? 13 कंट्री है। कुल 13 देश है, 13 देश है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। याद रखिए दक्षिण अमेरिका के 13 देश है। इसमें बोल्विया और पराग्वे कैसे? लैंड लॉक कंट्री, कैसे? लैंड लॉक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ब्राजील जो है, ब्राजील है 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 10 देशों के साथ। ब्राजील है 10 कंट्रियों के साथ, 10 कंट्रियों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ठीक है, अब इक्वेटर हो गया, इसकी स्टडी हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं इसको फिजिकल मैप देख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये लगभग 7200 किलोमीटर है। कितना है? 7200 किलोमीटर, यानी दक्षिण अमेरिका नॉर्थ से लेके साउथ तक 7200 किलोमीटर। कितना? 7200 किलोमीटर, ठीक है। जबकि पूरब से लेके पश्चिम तक ये लगभग 6000 प्लस किलोमीटर है, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूँ आपको, जो लिखा है वही बोलूँ, ये सब लिखा रखा, जो लिखा है वही बोल रहा हूं मैं, या मैं जो बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका फिजिकल मैप देख लेते हैं हम। हाँ, इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल की दृष्टि से साउथ अमेरिका चौथे स्थान पे। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे है। देखिए पहले आपको मालूम है एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका हो गया, अमेरिका। और चौथे स्थान पे क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। देखो, अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से देश इसकी सीमा बनाते हैं, यानी समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इसी सब देख लेते हैं अभी हम। देखो आप एक क्रम याद रख लीजिए इसको, चाहो तो। देखिए पहले है चिली, ये देखिए चिली समुद्री सीमा, चिली, ठीक है। चिली के बाद पेरू, पेरू के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद चिली के बाद इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद कोलंबिया, फिर वेनेजुला, गुयाना, सुरीनाम, ठीक है, फ्रेंच गुयाना। अब इसको याद करने का, यहाँ की समुद्री सीमा याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इकराम कार, कार से बेनी गया, इकराम कार से बेनी गया, ससुराल में फंसा, ससुराल
में फंसा। ठीक है, यानी ई से इक्वाडोर, का से कोलंबिया, बे से वेनेजुला, गा से ग्वाटेमाला, सा से सुरीनाम और फा से फ्रेंच गुयाना। यानी कि ये आपकी समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर ब्राजील तो आपका सबसे बड़ा देश है, ये तो बना ही रहा है आपका। ठीक है, और नीचे फिर उरुग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, आपको बस बीच में क्या याद रख लेना है, ब्राजील तो सबसे बड़ा देश है, वो तो बना ही रहा है, सबसे समुद्री सीमा ही बनाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में उरुग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, यानी सभी देश आपके समुद्री सीमा बनाते हैं, केवल बोलिविया और पराग्वे को छोड़कर। इतना आ गया समझ में? चलिए ठीक है, अब इसकी स्टडी करते हैं, इसके फिजिकल मैप की। ठीक है, इसका एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। कैसे? उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अंकागुआ है, जो दक्षिण, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंट्री में फैला हुआ है। एक मिनट में दिखा देता हूं आपको क्लियर इसमें। एंडीज पर्वत बस जी हाँ से, चलो मैं उसी में अभी दिखाता हूं आपको, है ना। यानी कि चिली, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला, यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, जो आपका फैला हुआ है कहां तक? वेनेजुला तक। चिली, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुला। ठीक है, यानी कहां से कहां तक फैला हुआ है? चिली से लेके वेनेजुला तक आपका क्या फैला हुआ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंचे जो पर्वत इसका अंकागुआ, यानी सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी अंकागुआ है। कैसे, कौन सी है? अंकागुआ। ये देखिए, अंकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरे नंबर की चोटी इसकी क्या है? सियरा ओजास डील सलोडो, दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की चोटी इसकी चिम्बारेजो है। ये देखिए चिम्बारेजो। ठीक है, और कोटोपैक्सी जो है एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यानी ज्वालामुखी पर्वत है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ठीक है, कोटोपैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत है। ठीक है, ये आपकी गोयना हाईलैंड है। अब ये देखिए यहां पर, यहां इसकी, यहां दो डेजर्ट पड़ते हैं, अटाकामा और पेंटागोनिया। इसके अतिरिक्त कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एंडीज पर्वत है किन दो देशों के मध्य सीमा बनाता है। जो एंडीज पर्वत है वो चिली और अर्जेंटीना के मध्य में, चिली और अर्जेंटीना के मध्य में, अर्जेंटीना के मध्य में सीमा बनाता है। ठीक है, चिली पर्वत जो है अर्जेंटीना, वो सॉरी, एंडीज पर्वत चिली और अर्जेंटीना के मध्य में सीमा बनाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये देखिए दो डेजर्ट, अटाकामा और कौन सा? पेंटागोनिया। ठीक है, अब पेंटागोनिया जो डेजर्ट है आपका वो कौन सा है? C2 कोल्ड डेजर्ट। अब इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों है यहां पर, जबकि ये क्या है? अटाकामा हॉट डेजर्ट है। एक मिनट, हेलो, उधर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये अटाकामा जो है हॉट डेजर्ट है आपका, और ये पेंटागोनिया कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। आपको मालूम होना चाहिए, मैं समझा देता हूं आपको। ये इक्वेटर लाइन है,
ठीक है। ये देखिए इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। जीरो, ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब आपकी टेट बेंच चलती है जो, वो इस तरीके से चलती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से चलती है क्योंकि वो राइट हैंड पे मुड़ जाती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में कैसे चलती है, लेफ्ट, इस तरीके से चलती है। जब टेट बेंच इस प्रकार से चलती हैं तो क्या है, आपका अटाकामा डिजर्ट है। जब आपकी वेव इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, लेकिन बीच में क्या पड़ जाता है, आपका रॉकी पर्वत पड़ जाता है, वो एंडीज पर्वत पड़ जाता है। तो एंडीज पर्वत के कारण जो वर्षा है वो इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये कहीं यहां नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। जब यहां नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होता है, ये कैसा रह जाता है, यहाँ पे सूखा यानी गर्म, बरसात नहीं हो पाती है, तो जिस कारण यहाँ सूखा रह जाता है और एक कौन सा बन जाता है, हॉट डिजर्ट, ठीक है। इसी का से पेंटागोनिया, जब वेस्टर्न वेव चलती हैं, पश्चिमी पवन जिसको बोलते हैं हम लोग इस क्षेत्र में, तो वह किस तरह की चलती है, इस तरह की चलती है, ठीक है। इस डायरेक्शन चलती है। जब वहां से पश्चिमी पवन आ रही है तो बीच में क्या पड़ गया, एंडीज पर्वत पड़ गया, तो जिसके कारण यह भी ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है और ये अर्जेंटीना का पेंटागोनिया यहाँ कोल्ड डिजर्ट में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? यानी वेस्टर्न वेव्स जो हैं, वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न विंड्स हैं जो, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इसके किसका किसका एंडीज पर्वत श्रृंखला के कारण यह उसका वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है और यह कैसा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। और यह किसमें चेंज हो जाता है, कोल्ड डिजर्ट में। इसी प्रकार से यहां पर, ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि पेंटागोनिया किस प्रकार का डिजर्ट है और अटाकामा किस प्रकार का डिजर्ट है, यानी कि अटाकामा हॉट डिजर्ट है और पेंटागोनिया कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। अटाकामा दक्षिणी पेरू प्लस कहां, उत्तरी चिली, दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली में फैला हुआ है, ठीक है। इतना आ गया, उत्तरी चिली और वहां फैला हुआ। अब देखिए यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कहां पे, अर्जेंटीना में, जिसको हम क्या कहते हैं, पंपास, क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं। ये कैसे हैं, इंट्रा ट्रॉपिकल, ये इंट्रा ट्रॉपिकल घास के मैदान है, यानी कि उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। कई बार इसको शीतोष्ण कटिबंध के रीजन में भी दिया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध भी एग्जाम में बोल दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम में उपोष्ण ना लिख के आए, यदि शीतोष्ण अकेला लिख के आए तब भी आप उस पर शीतोष्ण पे टिक लगा दोगे आप, ठीक है। जबकि क्योंकि ये क्या है, 23.5 डिग्री से नीचे, 23.5 डिग्री जो अपना होता है, देखो मैं समझा देता हूं फिर दोबारा से एक बार। ये जीरो है, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। यानी जीरो से दोनों तरफ 23.5 डिग्री, ये क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन, क्या होगा, ये ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। और 23 से लेके 45 तक, 23 से लेके 45 तक ये क्या होगा, इंट्रा ट्रॉपिकल, क्या होगा, इंट्रा ट्रॉपिकल, यानी 23 से लेके 45 तक, कई बार 40 तक लिखा रहता है, तो इंट्रा ट्रॉपिकल, जबकि बुक्स में भी 66.5 तक पूरा दे देते टेम्परेट रीजन के हिसाब, जबकि उसको टेम्परेट रीजन को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो इंटर ट्रॉपिकल हो जाएगा दूसरा, ठीक है।
तो ये कौन सा हो गया, शीतोष्ण घास के मैदान या इंट्राट्रॉपिकल उपोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं हम, अर्जेंटीना पंपास कहते हैं। जबकि वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लानोज। जी क्या है, ट्रॉपिकल। कैसे है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल, ठीक है। जबकि ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। इसमें दिखा नहीं रहा है क्या, यहां ब्राजील में जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोज कहते हैं, कंपोज। ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। ये भी क्या है, ट्रॉपिकल है। कैसे है, ट्रॉपिकल, क्योंकि ये भी क्या है, 23.5 डिग्री पाए जाते हैं। जबकि इक्वेटर लाइन पर पाए जाने वाले, आपको इक्वेटर लाइन मालूम है ना, इक्वेटर लाइन पर पाए जाने वाले घास के मैदान को सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलवास। इक्वेटर लाइन पर पाए जाने वाले घास के मैदान को सेलवास कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बोलिविया में सबसे ऊंचाई पे जो लेक है वो टीटीकाका झील है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि टीटीकाका झील कहां पर स्थित है, यानी बोलिविया में यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर। और यहीं पर एक इसके दक्षिण में पोपो झील भी पाई जाती है। बोलिविया में पाई जाती है पोपो झील भी। दूसरी कौन सी है, पोपो, ठीक है। यहां एक दी होगी मराकाइबो, इसमें नहीं दिया, मैं दूसरे उसमें फिगर में दिखा देता हूँ इसको, लेक अभी दिखाता हूँ आपको, है ना। ठीक है, ये देखिए मराकाइबो लेक है, ठीक है, और ये अब टीटीकाका लेक है बोलिविया में, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको दूसरे एक और फिगर दिखाता हूँ। ये देखिए पोपो लेक, टीटीकाका लेक, मराकाइबो मैंने आपको दिखाई दी आपको, ठीक है, वेनेजुएला में मराकाइबो। जिसका इंपॉर्टेंट लेक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कभी ना कभी पूछी गई है आपको और अक्सर पूछी जाती है। और अब तो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, कई बार मिलाने के लिए भी आ जाती है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर। देखिए पहले देख लेते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है आपकी एंडीज पर्वत से निकलकर इक्वेटर लाइन पर ही, देखिए इक्वेटर के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। यानी एंडीज पर्वत से निकलकर ही ये कहाँ गिरती है, अटलांटिक। इस इन नदियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, साउथ अमेरिका की नदी की सबकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में। आप लोग याद कर लीजिए कि दक्षिण अमेरिका की कोई भी नदी का पूछ लें कहाँ गिरेगी, अटलांटिक महासागर में गिरेगी। किसमें, अटलांटिक महासागर। और यह अफवाह प्रणाली की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। कैसी, सबसे बड़ी झील है अब प्रवाह की दर, ठीक है, प्रवाह के आधार पर, ठीक है, सबसे बड़ी झील। अब ये देखिए अमेजन, अब देखिए यह ओनिको नदी आपकी, ये ओनिको नदी कहाँ गिरती है, ये भी आपकी अटलांटिक महासागर में गिरती। यहीं पर इसकी एक सहायक नदी है कैरी। क्या है इसकी सहायक नदी, कैरी। कैरी पर ही एक वाटरफॉल स्थित है जिसको बोलते हैं एंजिला, एंजिला वाटरफॉल, एंजिला वाटरफॉल। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि एंजिला वाटरफॉल कहां पर है, तो किस नदी पे स्थित है। या तो ऑर्निको नदी आ जाए तो ऑर्निको नदी कर दीजिए आप, नहीं तो उसकी सहायक नदी कैरी, सहायक नदी है उसकी। कौन सी नदी है, कैरी।
कैरी उसकी सहायक नदी है, तो वहां पर स्थित है। ठीक है, देखिए दक्षिण ब्राजील के पठार से निकलकर पराना और उरुग्वे नदी कहाँ गिरती है? आपकी साउथ अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, इसी प्रकार एंडीज की दक्षिण श्रृंखला से निकलकर या दक्षिणी भाग से निकलकर कोलोराडो नदी कहाँ गिरती है? ये भी अटलांटिक सी में गिरती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेन नदी उरुग्वे पराग्वे, सही मेन नदी हो गई आपकी। अब इसके अतिरिक्त पूछा था, ये फॉकलैंड आइलैंड जो दक्षिण अमेरिका में है वो किसके अधीन है? यूके के अधीन है। किसके? यूके के अधीन है। ठीक है, अब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम भाग है जो आपका, उसको हम क्या कहते हैं? कैप हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप हॉर्न। ये देखिए दिया हुआ कैप हॉर्न। ठीक है, अब यहीं पर यहीं पर यहां पर तिएरा देल फिगो, शायद दूसरे मैप में होगा, किसी में दिखाता हूं अभी आपको। ये है आपका, ये स्टेट ऑफ मैगलैंड है। ये देखिए स्टेट ऑफ मैगलैंड है, वो क्या टिएरा डेल फिगो से जोड़ती है। यानी इसके दक्षिणतम भाग टिएरा डेल फिगो है, वो क्या है? स्टेट मैगलैंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां देखिए रियो डी प्लांटा है, कई बार स्टेट पूछ लिया जाता है इसमें। यहां गल्फ या पेनिस होगी। अभी दूसरा मैप देखते हैं हम। सेंटी ये है, देखिए गल्फ डी पेनिस। ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज कई बार पूछा जाए, गल्फ ऑफ पेनिस पूछा गया है, पेनास पूछा गया है। ठीक है, गल्फ ऑफ पेनास और गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, ठीक है, कहां पर पड़ता है? फॉकलैंड हो गया। इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से कुछ, चलिए ठीक है, यदि कुछ रह जाता तो इसको देखते हैं। अभी जो मैंने बताया है आपको वही पहले, वही आपका देखिए दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश है। ठीक है, इक्वाडोर तथा चिली से ब्राजील की सीमा नहीं लगती है। यानी दो ही देश है ऐसे, इक्वाडोर और चिली, इसके साथ ब्राजील की सीमा नहीं लगती। ब्राजील 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। बोलिविया और पराग्वे दो लैंडलॉक देश हैं। मैंने बताया आपको बोलिविया और पराग्वे कैसे हैं? दो लैंडलॉक। ठीक है, चिली के दक्षिण में क्या है? तिएरा देल फिगो आइलैंड है। रियो डी जेनरी को फैशन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए पर्वत मैंने आपको बता ही दिया, पर्वत कौन कौन से हैं। एंडीज पर्वत हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार चिली से प्रारंभ होकर चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया व वेनेजुला तक है। ठीक है, चिली तथा अर्जेंटीना के मध्य यह सीमा बनाता है, यही बताया आपको। इसके बाद इनकी ऊंचाई क्रम, इसकी जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई क्रम से क्या है? अंकागुआ सबसे ऊंची है, ओजोस डेल सलोरो दूसरे नंबर पे, चिम्बारेजी तीसरे नंबर पे। ठीक है, यह इक्वाडोर में स्थित कोटोपेक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कई देखिए इक्वाडोर याद रखता है, लेकिन एल मिस्टी ज्वालामुखी है, वो पेरू में स्थित है। कहां पर स्थित है? पेरू में। कई बार एग्जाम पूछा गया है। इसके अतिरिक्त एंडीज पर्वत श्रृंखला के मध्य बोलिविया का पठार, ब्राजील का पठार, ये तो नाम से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, पठार इसमें नदियां, ये एंडीज पर्वत से निकल, अमेजन नदी, ये एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू व ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका मुहाना विषुवत रेखा पर बनता है। ठीक है, इसका जल ग्रहण है, सर्वाधिक है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन जल ग्रहण के आधार पर यह अमेजन नदी सबसे बड़ी है। ठीक है, लंबाई की दृष्टि से दूसरे नंबर पर। देखिए
पराना व पराग्वे की सहायक नदियां ब्राजील के पठार से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, वही बताया मैंने। रियो डी कोलेडो नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकल के अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी दक्षिणी भाग से, ठीक है। ऑर्निको नदी वेनेजुला में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऑर्निको की सहायक नदी एंजल जलप्रपात स्थित है ना, सहायक नदी कैरी पर, यहाँ कैरी कर लीजिएगा, इस यहाँ पर कैरी और लिख लीजिए, कैरी, ठीक है, कैरी पर। अब चीले पूछ रहे मराकाइबो वेनेजुला में है, टीटिकाका बोलिविया में है, पोपो बोलिविया में, ठीक है। संतोष जो है सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात होता है यहाँ से। सबसे ऊंचाई पर स्थित टीटिकाका झील है, बोलिविया में स्थित है, बताया मैंने। रबर के ब्रश सेल्वास वनों में पाए जाते हैं, जो भूमध्य यानी विश्व रेखा में पाए जाते हैं उन वनों को हम क्या कहते हैं, सेल्वास वन पाए जाते हैं, और वहीं पर रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। अरिका चिली में स्थित सबसे ड्राई एरिया है, सबसे ड्राई एरिया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के विषुवती वनों को क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। अब देखिए वेनेजुला मैंने बताया, वेनेजुला में ट्रॉपिकल पाए जाते हैं, वो क्या है, लानोस। ब्राजील में भी ट्रॉपिकल एरिया है, कंपोज। अर्जेंटीना में पंपास से लेकर इंटरट्रॉपिकल, इसको टेम्परेट भी बोल सकते हैं हम। एंडीज पर्वत है, इसके पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं, मोन्टाना कहते हैं हम, ठीक है। ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में अल्फाबा नामक घास पाई जाती है, अल्फाबा नामक घास पाई जाती है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया। फॉकलैंड द्वीप यूके के अधीन है। बोलिविया की राजधानी लपाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, यानी बोलिविया की जो राजधानी है लपाज, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक राजधानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश कौन सा, फॉकलैंड है, ठीक है। ये आपको मैंने बता ही दिया, लॉक है। चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर व कोलंबिया देशों को एंडियन देश कहते हैं, ठीक है, एंडियन देश कहते हैं। सबसे नगरीकृत देश कौन सा है, उरुग्वे है। ब्राजील में खेवा का उत्पादन करने वाले फर्मों को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी अर्जेंटीना, इसको मैं देखते हैं क्या है, अर्जेंटीना कहलाता है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखता हूं क्या है, सही कर लेंगे इसको। विश्व की कॉपर की सबसे ज्यादा उत्पादक कहां होता है, चिली में होता है। चिली की जो चिक्यूमाटा विश्व की सबसे बड़ी कॉपर की खान है, यानी कि चिक्यूमाटा जो खान है वो सबसे बड़ी कॉपर की खान है, ठीक है। कई बार एग्जाम पूछा गया था चिली में, मैं आपको एक बार दिखा भी दूं आपको। ये चिली है, चिली में यहाँ पर चिक्यूमाटा खान है, ठीक है। और यहाँ आपको दिया नहीं है, जिस सांतोस भी यहाँ पड़ता है आपका ब्राजील में ही, और साओ पोला भी यहाँ पड़ता है, ठीक है। इस दोनों कॉफी उत्पादन के क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी कवर किया है। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस और भी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।